चलो भैया वापस आ गए। बस चलो कहाँ थे? एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक बात बताओ, अगर हमें करंट वर्सेस एनर्जी बनाना है, क्या हुआ? करंट वर्सेस, आवाज तो जा रही है ना, बस आवाज जानी चाहिए, समझ जाओगे क्या हो रहा है। वो क्या होता है इसमें, कुछ होता है ऑटो फोकस समथिंग, उसको बंद कर दो। एक्सपोजर लॉक जन पानी कुछ तो होता है। अच्छा सर, ये क्या है? कुछ होता है यहाँ पे। हाँ अभी नहीं होएगा, देखना हो रहा है क्या? हेलो नहीं हो रहा, आ जाओ वापस आ जाओ। U इज इक्वल टू, बस यार टाइम बर्बाद करने 3 दिन है केवल, समझ लो 72 घंटे बचे हैं, 72 घंटे, डरो थोड़ा सा। U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों में करंट के चेंज होने का रेट क्या है? सेम है, तो दोनों का एनर्जी का एक ही ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा बताओ? बस पैराबोला बनेगा क्या? ये तो अभी किया था ना थोड़ी देर पहले MCQ में, तो ये तो ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है, U वर्सेस I। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, आगे पढ़ो। कंपेयर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इफ द पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल इज द सेम। तो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर पावर डिसिपेशन सेम है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है? E इंटू आई होता है क्या? ओके, तो अगर पावर डिसिपेशन सेम है भैया, तो हम लिख सकते हैं E1 I1 किसके बराबर होगा? E2 I2 के बराबर। और उस केस में हमें बोला क्या निकालने के लिए? एनर्जी का कंपैरिजन करना है। जहां कंपैरिजन करना होता है वहां कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं? क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए कौन सा टूल होता है मैथ्स में? रेशियो होता है ना, छोटी क्लास में नाम होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, रेशियो निकालते हैं वहां पे। चलो इधर आ जाओ। क्वेश्चन ने बोला क्या, हमें पावर सेम है, तो बेटा हम देखो ऐसे लिखते हैं E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। सही बात, अब इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। क्वेश्चन ने पावर कंपेयर करने के लिए बोला, क्या लिखे? U1 बाय U2। तो देखो U1 को क्या लिखोगे आप? हाफ L I1 स्क्वायर, है ना, और इसको क्या लिखोगे आप? हाफ L2 I2 स्क्वायर। L1 लिखेंगे क्या यहाँ पे? अभी हम ये सोचते हैं हाफ और हाफ तो भैया कट जाएगा, बचेगा क्या? L1 बाय L2। अब यहाँ पे बचेगा I1 बाय I2। तो हम लोग I1 बाय I2 कहां से निकालें? दिस इज I1, दिस इज I2। I1 बाय I2 की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? यहाँ से देखना एक बार, क्या आएगी बताना। एक मिनट, ऐसे लिखते हैं हम, I1 बाय I2 की वैल्यू चाहिए ना। देखो I2 की मल्टीप्लाई E2 से हो रही है, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? E2। और I1 की मल्टीप्लाई E1 से हो रही, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? E1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब I1 बाय I2 की जगह कितना डाल दोगे आप? स्क्वायर चल रहा है, बताओ। L1 बाय L2 कितना आएगा बताना? E2 बाई E1। अब E2 बाई E1 से कैसे रिलेट करें, वो भी नहीं दे रखा हमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, L1 बाई L2 इज इक्वल टू माइनस L2 DI बाई DT। क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू L DI बाई DT। इंडक्टर के केस में EMF माइनस L DI बाई DT होता है। सही बात है क्या? ठीक, तो इसको क्या लिखते हैं? L2 DI बाई DT। नीचे क्या लिखें बताना? माइनस L1 DI 2 बाई DT। ये दोनों सेम दे रखे क्वेश्चन है, ये कट जाएगा, स्क्वायर चल रहा है ऊपर, तो हो जाएगा L1 बाई L2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? देखो L2 का स्क्वायर बाई L1 का स्क्वायर, कुछ कट जाएगा, L2 से L2, L1 से L1, तो फाइनली बचेगा कितना हमारा? ऊपर एक L2 बचेगा, नीचे L1। तो बताओ L2 बाई L1, L2 की वैल्यू कितनी थी? L2 की वैल्यू थी 30 और L1 की वैल्यू थी 12, तो 30 बाई 12 कितना आ जाएगा? ये 6 से कट रहा है क्या? 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, तो रेशियो कितना आएगा? 5/2। समझ आई क्या वाली बात? एक बार फिर से बताते हैं, सुनो। पावर सेम दे रखा हमने, ये क्वेश्चन लिख दी, फिर क्वेश्चन बोला एनर्जी कंपेयर करो, तो U1 बाई U2, U1 का फॉर्मूला लिखा, U2 का लिखा, हाफ हाफ कट गया, L1 बाई L2, I1 बाई I2, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो पूरे के ऊपर लिख दिया।
फिर हम बोला I1 से हम कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे, बट I1 के लिए इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से हमने I1 बाई I2 की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली? I1 बाई I2 चाहिए तो हम बोला I1 की मल्टीप्लाई E1 से होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो इसका मतलब E1 कहाँ आएगा? नीचे। I2 यहाँ है, मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए? E2 से, तभी इक्वेशन बराबर रहेगी, तो E2 कहाँ गया? ऊपर। सही बात। अब I1 बाई I2 की जगह E2 बाई E1 डाल दिया। फिर हमने बोला ये तो हमें पता ही नहीं वैल्यू, फिर बोला EMF के केस में सॉरी इंडक्टर के केस में EMF कितना होता है? L di बाई dt होता है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये सेम दे रखा था क्वेश्चन ने, दोनों बोला दोनों में सेम रेट से करंट चेंज हो रहा है, तो ये दोनों खत्म, L2 और L1 बच गए, फिर सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 25वां था। चलो क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं। 26वां, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द आउटपुट वेवफॉर्म अक्रॉस द लोड रजिस्टर आर इन द। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, देखना जरा ध्यान से बेटा। देखो यहाँ ऐसे था, ठीक है, यहां जाने के बाद क्वेश्चन ने बोला ये चले गए +5 वोल्ट, फिर ये नीचे आ गए -5 वोल्ट। सुनना बेटा, ये +5 वोल्ट है और ये क्या है हमारा? -5 वोल्ट, और ये इसका मतलब 0 होगा बीच में, ठीक। फिर उसके बाद ये ऊपर गया क्या? वापस से ऊपर गया, फिर 0 वाले लेवल पे वापस ऐसे हो गया, ऐसे ही तो है। अब क्वेश्चन ने बोला अगर हम इस तरीके का वोल्टेज किस में देते हैं? इस सर्किट में देते हैं ना, इस तरीके का वोल्टेज अगर हम इस सर्किट में देंगे तो आपको ये बताना है कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसा वेवफॉर्म बनेगा। तो हम ये सोचेंगे, अच्छा जब भैया 0 से 5 राइज कर रहा होगा तो ये कैसे होगा बताओ? फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। तो हम बोले अच्छा फॉरवर्ड बाइस होगा तब तो ये वाला आउटपुट तो हमें मिलेगा, यहां तक भी मिलेगा क्या? क्योंकि ये सारा 0 से ऊपर ऊपर वाला वोल्टेज, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, फॉरवर्ड बाइस, तो ये सारा तो मिलेगा। इसके जैसे ही नीचे ये वाले पोर्शन में जैसे वोल्टेज पहुंचेगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैसा हो गया? रिवर्स बाइस। इसका मतलब इसके बाद नील मर गया इंसान, ऐसा आ जाएगा क्या? फिर ऐसे ऐसे चलेगा क्या? ये नीचे क्यों नहीं गया? समझ में आया? क्योंकि वहां पे रिवर्स बाइस, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिला। क्लियर हुआ कैसे बना वेवफॉर्म? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बस इतना ही था, एक ही नंबर का तो था। बाय इज अ सेमीकंडक्टर डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग करंट। सेमीकंडक्टर स्ट्रॉन्ग करंट से कैसे डैमेज हो जाते हैं, है ना? तो कैसे डैमेज हो जाते हैं? सुनो, करंट हाई, इसका मतलब ज्यादा हीट मतलब ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग इसका मतलब स्ट्रक्चर अपना शेप ही खो देगा, खत्म कर लेगा। तो लिखेंगे कैसे एग्जाम में? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग करंट the amount of heat produced in the semiconductor is very high, due to which more number of covalent bond breaks, hence structure of the semiconductor get distorted। समझ में आ गई बात? हाँ, ड्रिफ्ट करंट जैसा नहीं, ये तो नॉर्मल किसी भी सेमीकंडक्टर की बात कर, अगर हम हाई करंट देंगे, हाँ एक मिनट, हाँ पीएन जंक्शन की बात नहीं कर रहे ना, वो ड्रिफ्ट करंट कहाँ होता है? केवल पीएन जंक्शन में होता है कि नहीं? वो तो नॉर्मल सेमीकंडक्टर की बात करते, नॉर्मल आंसर देंगे हम, कोई ड्रिफ्ट डिफ्यूजन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज गिवन एज दिस। अच्छा एक बात बताओ, ईएमएफ क्या होता था? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27। बेटा ईएमएफ क्या होता था, कोई हमें बताएगा एक बार? ओपन सर्किट में जो वोल्टेज होता था क्या उसी को हम ईएमएफ कहते थे? अच्छा, इसका मतलब ना भैया ईएमएफ पे करंट कितना होगा? बोलो, ईएमएफ पे कितना करंट होता है? अगर ईएमएफ आपको मेजर करना है तो इसका मतलब सर्किट में कितना करंट होना चाहिए? चलो एक बात बताओ, सर्किट कैसा होना चाहिए ईएमएफ मेजर करने के लिए? ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? करंट फ्लो नहीं करेगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल्स का, भाई क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। सही बात है, ठीक है। अब ये ग्राफ दिया है V वर्सेस I में, यहाँ पे क्या लिखा है? 0.04, फिर 0.20, फिर 0.28, 0.20 और यहाँ पे कितना है? 0.28।
हमें एक बात बताओ, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तब वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी? मैक्सिमम। सही बात है। करंट 0 देखना, वोल्टेज उस टाइम कितना है? तो इसको देख के क्या पता चला ईएमएफ कितना है? देखो ना, इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी? 1.6। तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू तो ईएमएफ कहलाती रही। तो यहाँ से ईएमएफ कितना आ जाएगा बताओ? ईएमएफ आ जाएगा भैया 1.6 वोल्ट। ठीक बात है। फिर क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। देखो करंट मैक्सिमम कितना गया है? 0.20। ग्राफ देख के हम डायरेक्ट आंसर करें। मैक्सिमम ये करंट कितना है? 0.20। जब मैक्सिमम करंट है, क्यों? अच्छा वहां पे है ना, सॉरी 0.28। देखो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, देखो वोल्टेज क्या हो रहा है? इधर जाने में कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, यहां पहुंच गए। यहां जाने पे वोल्टेज घटते घटते कहां पहुंच गया होगा? 0 पे। और करंट कहां पहुंच गया? 0.28। तो मैक्सिमम करंट कितना? 0.28 एम्पियर। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, मैक्सिमम करंट मिल चुका है आपको। जब करंट मैक्सिमम था तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था? एक्सटर्नल वोल्टेज कितना था? 0। बाहर इसका मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। जब बाहर ड्रॉप हुआ इसका मतलब सारा का सारा किसने कंज्यूम किया होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ने किया होगा क्या? फिर से सोचो, हमने बोला जब करंट मैक्सिमम है उस केस में V की वैल्यू क्या हो गई है? 0। V की वैल्यू 0 मतलब बाहर कोई भी रेजिस्टेंस, बाहर का मतलब ये रहा, देखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसने अब कोई भी पोटेंशियल कंज्यूम नहीं किया। तो सारा का सारा किसने कंज्यूम किया होगा? हमारे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस ने। एग्री करते हो? वैसे भी एक बात बताओ, अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप क्या करोगे? बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दो, तो उस टाइम सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा। बट अगर सोचो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को बाहर वाले पंखे से जोड़ दोगे तो आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो करंट कम हो जाएगा क्या? अगर आप चाहते हो मैं मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करवा सकता हूं, तो हम बैटरी लेंगे, इन्वर्टर वाली बैटरी ले ली मान लो, है ना, दोनों टर्मिनल्स के तार निकालेंगे और आपस में जोड़ देंगे, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब धमाका हो जाएगा, है ना। बट उस टाइम करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा ना। बट उस केस में हमें ये बताओ, सारी की सारी जो एनर्जी कंज्यूम करी वो किसने करी? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ने। क्या ये वाली बात से समझ में आया? अब एक नोट पॉइंट याद कर लो कि मैक्सिमम करंट जब भी होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। तो अगर हम आई मैक्स का फॉर्मूला लिखना चाहें तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? E बाई आर होता है। तो E बाई आर कौन सा वाला? केवल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे आई मैक्स लिख दिया है ना। आई मैक्स कितना है बताओ? 0.28। ईएमएफ कितना है? 1.6। आर निकालना है, तो बेटा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो आर को इधर लेके आओ, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाई 0.28। यहाँ पे 0 पॉइंट से पॉइंट खत्म, काट लो, कितनी बार में जाएगा? 4 से कट रहा है क्या? 4 चौक 16, 428। कितना आ गया बेटा? 40/7 ओम। समझ पाए क्या? अगर आपको याद हो तो हमने शॉर्ट नोट्स में एक नोट पॉइंट भी लिखवाया था कि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस। तो आप एक और मेथड से जा सकते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसका स्लोप निकाल देते। स्लोप में देखो मैक्सिमम कितना भी गया है 1.6 और कितना करंट गया है 0.28। देखो वहीं पहुंच जाते क्या वापस 1.6 0.28, स्लोप ही तो है। क्लियर हो गई वाली बात? चलो नेक्स्ट, तीनों पार्ट हो गए, ईएमएफ डन, मैक्सिमम करंट डन, इंटरनल रेजिस्टेंस डन। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट, स्टेट गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना फ्लक्स बाहर जाना है। तो द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। क्या यही वाली बात थी गॉस लॉ? ठीक बात। तो फॉर्मूला लिख देंगे और एक स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट क्या होगा? The total flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed within the surface। ठीक बात। फिर क्वेश्चन ने बोला प्रूव गॉस लॉ फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के लिए गॉस लॉ को प्रूव कर दो। अगेन अब क्वेश्चन प्रूफ वाला, डेरिवेशन है। चलो नेक्स्ट, कौन सा वाला? नोट्स में जाके देखना, वहां लिखा हुआ डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सिलेबस,
का है, बट ना ये केमिस्ट्री के सिलेबस का है, बट फिर भी आना चाहिए। सुनो जरा ध्यान से, सेक्शन डी पे पहुंच गए हम। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज बहुत जल्दी जल्दी चले हम लोग, 1 घंटा हुआ अभी तक बस है। 2 कहाँ हो गए, 1.5 घंटे के आसपास हुआ है अभी, 6:30 बजे तो आज स्टार्ट हो पाया ढंग से। बस ज्यादा नहीं सोचना है। If an element X has 3 isotopes with an atomic mass 10 mu, 11 mu, 12 mu, देखो एक एलिमेंट है, सुनो बेटा, एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, एक का वजन है 10 AMU, एक का वजन है 11 और दूसरे 12। अब उसके अंदर ना 10 AMU कितना परसेंट पाया जाता है, 20%, 11 AMU 70% और 12 AMU। अब आपसे वो पूछे कि बताओ आइसोटोप के मासेस दे रखे हैं, बताओ टोटल वजन एलिमेंट का कितना होगा, मतलब एलिमेंट का जो मास होगा ना वो कितना होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनना। एटॉमिक मास फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन में x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ये क्या क्या है जरा सुनो। m1 m2 m3 जो आइसोटोप्स के मासेस है वो क्या है, m1 m2 m3। x1 x2 x3 क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, x1 x2 x3। समझ में आया क्या है, फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या है ये फॉर्मूला। अगर ऐसे 4 आइसोटोप होते तो ऐसे लिख देते, 5 होते तो ऐसे लिख देते, 6 होते तो ऐसे लिख देते। ठीक बात, चलो। तो एटॉमिक मासेस अगर m1 बोले तो कितना आएगा बेटा, 10 इंटू 20%, प्लस m2 बोलेंगे तब 11 इंटू 70%, प्लस 12 इंटू 10%, अपॉन में कितना आएगा बताना, 100%। जोड़ के तो टोटल 100% होना ना। चलो ये हो जाएगा 200 प्लस 770 प्लस 120 अपॉन में 100। इन सबको जोड़ो कितना आएगा ये, 320 700 कितना हो जाएगा ये, 0 7 2 9 1090 आएगा क्या, 100। तो अगर हमें 0 0 काट दे कितना आ जाएगा, 10.9 EMU। तो हमारा आइसोटोप का वजन कितना है, 10.9 EMU। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, डी मैच कर रहा है ना। द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स इज। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे किस्मत के साथ, है ना, क्योंकि कितने को आइसोटोप याद करेंगे मैं कि नहीं। तो फिलहाल इसका आंसर गोल्ड है। ठीक बात, देखो हम भी धीरे धीरे पढ़ाने के साथ साथ याद करते गए। स्टार्टिंग से आप कितने आइसोटोप याद कर लोगे, है कि नहीं। तो हर साल सैंपल पर कराते कराते कुछ कुछ तो नया मिल जाता है। तो ये याद करने वाला है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो गोल्ड है, याद कर लेना। अगर ऑप्शन में गोल्ड रहे और पूछे कि किसके आइसोटोप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो किसके हैं, गोल्ड के। ठीक है, ये याद करने वाला। अगर ऐसा एग्जाम में आ गया और हमने पहली बार देखा है तो हम जय माता दी करके टिक कर देंगे। अभी गोल्ड के होते हैं इसमें जो दिया है, सीजीएम के सबसे ज्यादा होता है, ऐसा ही कह रहे हैं, सीजीएम के सबसे ज्यादा होता है। आई डोंट नो किसके सबसे ज्यादा होता है, बिना भाई से पूछना, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है ना। हम लोगों ने बस इंट्रो में पढ़ा था आइसोटोप। चलो, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम विद एटॉमिक नंबर 20 एंड मास नंबर 40। ये भाई हम नहीं बताएं, आंसर बोलो जल्दी से। एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है, तो पूछे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होगा। मास नंबर क्या बताता भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना आंसर 40। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट X इज 12.01 AMU। द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ दिस एलिमेंट इज। इन्होंने बोला है कि एक आइसोटोप है ना, एक एलिमेंट है, उसका वजन कितना है, 12.01 है। ठीक, अब उस एलिमेंट का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप कौन सा होगा, ऑप्शन दिए गए हैं। इसको थोड़ा सा समझाते हैं, देखना बेटा। 10 11 12 पाया जाता है इसका, और एलिमेंट का मास कितना आया, 10.9। किसके पास आया, देखो पहले वाले के पास, 11 के पास है क्या ये 10.9। तो जो सबसे ज्यादा पाया जाता है एटॉमिक मास उसी के पास होता है क्या, जिसका रोल सबसे ज्यादा होगा वही तो एटॉमिक मास डिसाइड करेगा। इस नॉलेज के बेसिस पे अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो। कौन सा ऑप्शन, ए। देखो उसका वजन है 12.01, तो कौन सा आइसोटोप इसके पास होगा, 12 13 14 15, 12 वाला होगा। समझ पाए क्या वाली बात।
एक बात बताओ, जो आइसोटोप सबसे ज्यादा पाया जाता होगा, है ना, वही तो उसमें डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। ये इसीलिए हमने एग्जांपल मिटाया नहीं। 10 20%, 11 वाला 70%, 12 वाला 10%, मतलब इस एलिमेंट के वजन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? 11 का है। सही बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाया गया था। अब हमने एलिमेंट का मास निकाला, 10.9 आया, तो कौन से आइसोटोप के पास आया? जो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। इसका मतलब अब हम एक लॉजिक समझ गए कि जो सबसे ज्यादा पाया जाएगा वही, मतलब उसी के आसपास हमारे एलिमेंट का मास होगा। तो हमारे एलिमेंट का मास दिया 12.01, इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा आइसोटोप पाया जाता है? 12 वाला पाया जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ऑप्शन ए कैसे बोला, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द एटॉमिक मास यूनिट इज, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? सी, 1 AMU डिफाइन, हाँ डेफिनेशन दे रखी 1 AMU की ना, ठीक बात। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व, कुछ पढ़ना ही नहीं है। विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light strikes an air glass, interferes at an angle of incidence I and get refracted at an angle of refraction R। अगर हम I की वैल्यू बढ़ाएंगे तो R की वैल्यू बढ़ेगी क्या? स्नेल्स लॉ कहता है μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, तो I बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडिया इज दिस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखे हैं, तो आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछा है। एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी? कम होगी। सही बात है, ठीक। अब एक बात डिसाइड करना, ध्यान से देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों केसेस में क्या है? सेम। तीनों ही केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, ठीक। तो ये लाइट यहां आई, यहां आई, यहां आई, ये एंगल और ये एंगल कितना कितना दिया जरा बताना? आई है, सेम है, बस ये बोला ना। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस सब में सेम है, रिफ्रैक्शन दिया है, एक में कितना है बेटा? एक बात बताओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना ज्यादा लाइट कम मुड़ी की ज्यादा मुड़ी? कम मुड़ी। लाइट जितना ज्यादा मुड़ेगी इसके उतना पास जाता जाएगा, और ये इसके जितना पास जाता जाएगा उतना एंगल छोटा होता जाएगा। लाइट जितना ज्यादा मुड़ेगी ये एंगल उतना छोटा मुड़ेगा, और लाइट जितनी कम मुड़ेगी ये एंगल उतना बड़ा। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है? अच्छा, तो हम बोले जैसे लाइट बिल्कुल नहीं मुड़ी, देखो ऐसे बना। अब लाइट अगर मुड़ेगी तो ये ऐसे बना, और मुड़ेगी तो ऐसे बना, तो जितना ज्यादा मुड़ी देखो एंगल उतना छोटा होता जा रहा है। तो जितना ज्यादा लाइट मुड़ेगी उतना एंगल छोटा। तो सबसे छोटा एंगल, ध्यान से सुनना, सबसे छोटा एंगल जो होगा वो क्या डिसाइड करेगा? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सबसे ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। ये वाली बात समझ में आई? एंगल जितना छोटा लाइट उतनी ज्यादा मुड़ी, लाइट जितनी ज्यादा मुड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा लाइट की स्पीड उतनी कम। क्या ये वाली बात समझे? तो सबसे छोटा एंगल किसका है जरा देखो, PQR में सबसे छोटा एंगल R का है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R का होगा। क्या ये वाली बात समझे? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर R का होगा तो वेलोसिटी सबसे कम होगी, तो R में वेलोसिटी सबसे कम, उससे ज्यादा Q में, और उससे ज्यादा दो से भी। तो 2 से 3 बार इसको देखना, तब समझ में आ जाए कि हमने क्या कहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव, बी ऑप्शन होगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इनलार्ज। इनलार्ज बनाता है, समझ में आता है, क्योंकि थोड़ा कौन बड़ा कर देता है? एमओ बड़ा कर देता है, और बचा हुआ एमई बड़ा कर देता है, मतलब इनलार्ज तो बनेगा। रियल की वर्चुअल? फंस गए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बेटा, ये रहा डायग्राम देखो, ये लाइट रे यहां से गई और यहां ऐसे बनता था क्या? फिर इसको ये बड़ा करता था ऐसे ऐसे, फिर ये पीछे मिला देता था। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने कैसी इमेज बनाई? रियल बनाई, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे मिलनी है। तो क्या रियल एंड इनलार्ज या वर्चुअल एंड इनलार्ज? हमारी आदत है वर्चुअल एंड इनलार्ज बोलने की, समझ में आया? इसका क्या होगा? रियल एंड इनलार्ज्ड होगा।
समझ आया कैसे होगा एरा डायग्राम? देखो रियल क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे मिल रही है, लार्ज तो होती है। चलो नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ एंड एयर में इतनी दे रखी है। बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट दिस? क्या कह दिया क्वेश्चन ने बताओ। इन्होंने बोला है कि एक इंक का डॉट है ना, उसको हमने किससे देखना है? 6 सेंटीमीटर की ग्लास प्लेट से देखना है, ठीक। तो बताओ ये कितना ऊपर दिखेगा? किस टॉपिक का क्वेश्चन है? रियल डेप्थ एंड अपर एंड डेप्थ, खत्म कहानी। μ2 बाय μ1 d बाय, ओ इसका μ2 नहीं पता तो μ2 कैसे निकाले? एक इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या हमें स्पीड के बारे में, क्या होता है c बाय v। तो कितना हो जाएगा बताना? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 10⁸, कैंसिल आउट, 3/2 करोगे तो 1.5 हो जाएगा। μ2 की वैल्यू 1.5, μ1 की वैल्यू 1, d की वैल्यू 6, d डैश पता नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो d डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखना। चलो 1.5 d डैश इज इक्वल टू 6, d डैश कितना आ गया? 6/1.5, 15 चौके 60। मतलब ये हमें यहां से कहां दिख रहा है? 4 पे, मतलब है तो ये 6 पे बट दिख कहां रहा है हमें? 4 पे। तो कितना शिफ्ट हो गया? 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। अच्छा शिफ्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा शिफ्ट का तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दें। एक शिफ्ट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू शिफ्ट इज इक्वल टू होता है t × 1 - 1/μ। ये फॉर्मूला लगा दो जरा, देखो t की वैल्यू कितनी है? 6 है, 1 - μ की वैल्यू कितनी है? 1/1.5, तो 1/1.5 इसको सॉल्व करोगे ना तो शिफ्ट मिल जाएगा डायरेक्टली। देखो 6 1.5 - 1 करोगे तो 0.5/1.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 × 15, 3 दूनी 6। समझ में? थोड़ा सा बच जाएंगे, बार बार आ रहा है तो इसलिए हमने बोला सारे फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट खत्म कहानी। सही है, ये शिफ्ट निकालने का है, कॉन्सेप्ट से जाओगे तो वैसे ही। तो दैट कंप्लीट्स आवर सेक्शन डी। सेक्शन ई करने की हालत में अभी नहीं है क्योंकि हमारा 11th का कल पेपर है, ठीक है। तो ये कल सुबह करेंगे सेक्शन ई, और बचा हुआ भी कल सुबह, ठीक। इसका आंसर 2 सेंटीमीटर होगा क्या? 4 क्यों होगा? क्वेश्चन ने पूछा कितना शिफ्ट हो जाए, कितना ऊपर दिखेगा, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा, ठीक है।